श्वेता श्रीवास्तव और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। देश का मूड मीटर की पहली स्टोरी में आज आपको दिखाएंगे क्या संभल में पुलिस चौकी के निर्माण पर मचे सियासी घमासान के पीछे कट्टरवादी एजेंडा है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज महाकुंभ की महागाथा का अगला अनसुना अध्याय आपको दिखाएंगे। आज बताएंगे कि नागांव के भभूत से जुड़ा 115 साल पुराना वो कौन सा मामला था जिसके सामने आने पर अंग्रेज दंग रह गए थे। और आज देश का मूड मीटर की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे कि क्या बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो गया है। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी की पड़ताल के साथ। जिस इलाके में पत्थरबाजों ने हंगामा उपद्रव किया था, जहां हिंसा की आग भड़की थी, उसी इलाके के बीचों बीच योगी सरकार पुलिस चौकी बनवा रही है। वैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जहां कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी होती है, वहां आम लोग सामने आकर पुलिस चौकी खोलने की मांग करते हैं। लेकिन संभल में अलग किस्म की ही सियासत देखने को मिल रही है। यहाँ पुलिस चौकी के खिलाफ कुछ नेताओं ने अभियान छेड़ दिया है, लेकिन पुलिस चौकी का निर्माण रोकने के लिए ये सारे विरोधी नेता जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं, उससे इनकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस चौकी के निर्माण से बौखलाए एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार की मानसिकता को सांप्रदायिक करार दे दिया है। सोशल मीडिया पर ओवैसी बाकायदे कुछ कागजात सामने लाए और उसके हवाले से दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद के पास जिस जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वो जमीन वक्फ की है। इसी पुलिस चौकी की जमीन को लेकर समाजवादी पार्टी की कैराना सांसद इकरा हसन का दावा भी जान लीजिए, जो ये कह रही हैं कि यहाँ पर एएसआई का इन्वॉल्वमेंट है और जिस प्रॉपर्टी को एएसआई चिन्हित कर देता है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। इकरा हसन कह रही हैं कि प्रशासन जोर जबरदस्ती से चौकी बनाकर एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क भी पुलिस चौकी के निर्माण को रोकने पर आमादा है। बर्क तो ये दावा कर रहे हैं कि निजी जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है, यानी कि तीनों के तीनों ओवैसी, इकरा और बर्क पुलिस चौकी की जमीन को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोई वक्फी तो कोई एएसआई की तो कोई निजी जमीन इसे बता रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि देखिए, तीनों नहीं चाहते कि हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस चौकी बनकर तैयार हो। पुलिस चौकी के खिलाफ आवाज उठाने वालों में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। संभल के सांसद बर्क के दावे के आधार पर अब कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि अगर किसी की निजी जमीन पर थाना बनाया जा रहा है तो सरकार को जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने चाहिए। अब सवाल तो यह है कि संभल में बन रही इस पुलिस चौकी के विरोध में राहुल, अखिलेश, ओवैसी एक साथ क्यों आ खड़े हुए हैं। आखिरकार ये नेता क्यों नहीं समझ रहे कि अगर इस इलाके में पुलिस चौकी अगर पहले से होती तो शायद उन 5 लोगों की जान बच जाती। क्या ये इन नेताओं की डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स नहीं कि एक तरफ तो इन्होंने ही हिंसा भड़कने के बाद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा, और अब जब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी सरकार पुलिस चौकी बनवा रही है तो ये हाय तौबा मचा रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि राहुल, अखिलेश, ओवैसी ही वो नेता हैं जो आए दिन हर मौके पर मोदी योगी सरकार पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाते हैं। और ऐसे में नेताओं को जवाब देना चाहिए कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही पुलिस चौकी का विरोध वो क्यों कर रहे हैं। वो क्यों ये दलील दे रहे हैं कि मुस्लिम इलाके में पुलिस चौकी की जरूरत ही नहीं है। जरा सोचिए। और इनका ऐसा लॉजिक और ये विरोध संविधान की हत्या नहीं है। अब ये भी जान लीजिए कि संभल के जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, उसकी मिल्कियत को लेकर प्रशासन ने क्या कहा है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में कल भी हमें कुछ दस्तावेज दिए गए थे, आज भी कुछ दस्तावेज हमें दिए गए, उन सभी की जांच की गई है। सबसे पहली बात, कोई भी प्रभावी और विधिक पक्षकार हमारे पास अभी कोई नहीं आया है। जो लोग लेके आए वो इसके पक्षकार भी नहीं है। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट हमें दिए गया है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो प्राइमा फेसी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिसके आधार पे किसी की भी जो ये लैंड है वो सिद्ध होती हो। तो सुना आपने, जमीन के बारे में प्रशासन का दावा सामने है। अब जरा ओवैसी के एक और दावे की पड़ताल कर लेते हैं।
उन्होंने संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी के खिलाफ कहा था कि सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है और ना अस्पताल। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 3 यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर मीटिंग की है और उसमें से एक गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय संभल के बगल में मुरादाबाद में स्थापित किया जाएगा। मुरादाबाद जिले में 30 एकड़ जमीन पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और यहाँ के जिला अस्पताल को मिनी मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर डेवलप करने का भी ऑर्डर आ चुका है। संभल मुरादाबाद इलाके में विकास की ये तस्वीर ओवैसी को आईना दिखाती है। और एक और अहम बात, अगर ओवैसी जिस जमीन को वक्फ की बता रहे हैं तो उनके पास ट्रिब्यूनल में जाने का भी रास्ता है। बहरहाल, जिस इलाके में आज पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील इलाका है। इस इलाके का इतिहास दंगों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि 24 नवंबर के दिन हुई हिंसा भी इसी इलाके से शुरू हुई थी। ऐसे में यहाँ पुलिस चौकी कितना जरूरी है ये समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। आप भी आसानी से समझ रहे होंगे। पुलिस चौकी यहाँ होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी भी है। ऐसे में अगर इसे लेकर नफरती सियासत हो रही है तो सवालों के घेरे में तो आएगी ही। इसके अलावा देश का मूड मीटर में जो दूसरी स्टोरी है, वहां महाकुंभ की महागाथा का अगला अनसुना अध्याय आपको दिखाएंगे। आज बताएंगे कि नागाओं के भभूत से जुड़ा 115 साल पुराना वो कौन सा मामला था जिसके सामने आने पर अंग्रेज दंग रह गए थे। देश का मूड मीटर में बारी महाकुंभ नागा सीरीज की। इस सीरीज में आज नागा सन्यासियों से जुड़े रहस्य की वो गाथा जिसे जानकर भारत पर राज कर रहे अंग्रेज चौंक रहे थे। इसकी चर्चा 7 समंदर पार इंग्लैंड तक थी। नागा सन्यासियों से जुड़े इस चौंकाने वाले अध्याय की एक कड़ी प्रयागराज महाकुंभ से भी जुड़ती है। भारत की आजादी से पहले 41 सालों तक अंग्रेजों की कोर्ट में यह मामला चला था और जब फैसला सुनाने की बारी आई तो जज को कहना पड़ा, मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे तमाम सबूत से साबित होता है कि कोर्ट में मौजूद नागा साधु वही राजा जमींदार हैं जिनकी 4 दशक पहले मौत हो गई थी, जिसके चिता को परिवार की मौजूदगी में आग दी गई थी। किसी जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के जैसा है नागा सन्यासियों से जुड़ी चमत्कार की ये गाथा, जिसमें इस केस से जुड़े लोगों का एक तबका नागा सन्यासियों के भभूत के चमत्कार से जोड़कर देखता रहा, तो दूसरी ओर वो लोग थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि मौत के बाद जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया वो कैसे जिंदा हो उठा। लेकिन कोर्ट में साबित तथ्यों और सबूतों ने उनका मुंह बंद कर दिया था। ये वो केस स्टडी है जिसकी चर्चा भारत की आजादी के बाद यहाँ की न्यायिक व्यवस्था में लंबे समय तक होती रही। राम जेठमलानी जैसे बड़े वकील इसका जिक्र लोगों से करते रहे, लेकिन आम भारतीयों के लिए नागा सन्यासी का ये रहस्यमय अध्याय आज भी अनसुना है, अनजाना है। प्रयागराज महाकुंभ में नागा साधुओं और उनकी छावनी का जुटान हो रहा है, तो उनसे जुड़ा ये चौंकाने वाला अध्याय अब नए सिरे से खुल रहा है। तो लोगों में ये जिज्ञासा भी गहरा रही है कि क्या नागा साधुओं के भभूत में वाकई कोई दैवीय ताकत होती है। नागा साधु इसे किस तरह से तैयार करते हैं ये भी आप जानना चाहते होंगे, और क्या चमत्कारी होने के कारण इसको बनाने की विधि को आम लोगों से छिपाया जाता है। नागा सन्यासी दरअसल पूरे शरीर पर भभूति लपेटने के बाद और भी रहस्यमय नजर आने लगते हैं, लेकिन ये कोई सामान्य भभूति नहीं होती, बल्कि एक लंबी क्रिया के बाद तैयार होने वाली एक खास तरह की भभूति होती है। इसे तैयार करने में घंटों लगते हैं और इसे तैयार करना बहुत मेहनत का काम है। भभूति नागा सन्यासियों के सामने हमेशा प्रज्वलित रहने वाली धूना से बनती है, लेकिन वहां से निकालकर इसे सीधे धारण नहीं किया जाता, बल्कि इसे कई विधियों से तैयार किया जाता है। क्या क्या होता है? तो धूने में सिर्फ बड़, आंवले, बेर, मदार की लकड़ियां ही इस्तेमाल में आती है और इससे निकली भभूति में चंदन मिलाकर गाय के उपले में इसे जलाया जाता है। इसके पूरी तरह से भस्म हो जाने पर इसे छानकर अलग कर लिया जाता है और उसके बाद इसमें गाय का कच्चा दूध और चंदन मिलाकर इसके लड्डू बनाए जाते हैं। इसके बाद इसको फिर से जलाते हैं और फिर जितना बचता है उसे छानकर फिर से अलग किया जाता है। देखिए, इन तीनों क्रमों से गुजरकर नागा सन्यासियों की भभूत भस्म या भभूति तैयार होती है। इसका एक हिस्सा गंग भभूति कहलाता है और दूसरा हिस्सा देव भभूति कहलाता है। देव विभूति इसे कहा जाता है और भस्म के जिस हिस्से को गंगा जल मिलाकर अलग कर दिया जाता है उसे गंग भभूति कहते हैं। इसे नागा साधु गंगा जल मिलाकर अपने शरीर पर मलते हैं
और महाकुंभ के अमृत स्नान से पहले इसे शरीर पर मलना उनके लिए अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। जबकि देव विभूति का इस्तेमाल अपनी साधनाओं में करते हैं नागा साधु। इसी देव विभूति में नागा साधुओं की सिद्धियों के होने की भी मान्यता मानी जाती है। प्रयागराज महाकुंभ में साधुओं के अखाड़ों में इसी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। गंग भभूति और देव भभूति तो अमृत स्नान की पहली तारीख से पहले ही बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए महाकुंभ भूमि में नगर प्रवेश कर चुके अखाड़ों ने धूना भी लगा दिया है। तो अब बात नागा सन्यासियों के भभूत के संजीवनी रहस्य की उस ऐतिहासिक गाथा से, जिसकी कहानी का एक सिरा आज के बांग्लादेश के ढाका से जुड़ता है और दूसरा सिरा साल 1909 के प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ता है। देखिए, मामला बांग्लादेश के ढाका से जुड़े भवाल स्टेट का है, जो साल 1909 था। प्रयागराज का महाकुंभ खत्म होने के बाद नागा साधु अपने ठिकानों को लौट रहे थे और उसी दौरान भवाल स्टेट के प्रिंस रहे रामेंद्र नारायण राय की बीमारी से मौत हो गई, जिसकी गिनती तब बंगाल के 12 सबसे बड़े जमींदारों में हुआ करती थी। वो 8 जुलाई 1909 की तारीख थी जब दार्जिलिंग में रामेंद्र नारायण राय की चिता को अग्नि दे दी गई। उसके 11 साल बाद ढाका में एक नागा सन्यासी आया और उसने भवाल स्टेट में जाकर धुनी रमा दी। इस नागा सन्यासी का दावा था कि वो कोई और नहीं, भवाल स्टेट के प्रिंस रामेंद्र हैं, जिन्हें नागा साधुओं की कृपा से एक नई जिंदगी मिली थी। J.H. लिंडसे, जो तब ढाका के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने नागा सन्यासी का बयान दर्ज किया और फिर भवाल स्टेट वर्सेस नागा सन्यासी का केस शुरू हुआ। भवाल परिवार इस नागा सन्यासी को बहुरूपिया बता रहा था, लेकिन मेडिकल जांच की रिपोर्ट बता रही थी कि नागा सन्यासी और प्रिंस रामेंद्र एक ही हैं। 41 सालों तक ये केस चला। 13 अगस्त सन 1946 को फैसला आया तो उसमें यही बात कही गई थी। यानी 41 साल में हुई इन गवाहियों में ये राज खुला कि साल 1909 में जब बीमारी से प्रिंस रामेंद्र की मौत हुई तो दार्जिलिंग के उसी इलाके में नागा साधुओं का एक जत्था रुका हुआ था, जो प्रयागराज कुंभ से लौट रहा था। और गवाही में यह साबित हुआ कि प्रिंस की चिता को परिवार की मौजूदगी में जब अग्नि दी जा रही थी, आग दी जा रही थी, उसी दौरान वहां तेज आंधी तूफान आ गया और परिवार इस दौरान वहां से हटा तो चिता की आग बुझ गई, जिसके बाद नागा साधुओं ने प्रिंस रामेंद्र के शरीर को चिता से नीचे उतार लिया और उसकी देह पर अपनी भभूत मल दी। गवाही और सबूतों से यह साफ हुआ कि उसके कुछ घंटे बाद ही प्रिंस रामेंद्र के शरीर में प्राण लौट आए। तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। नागा उन्हें अपने साथ लेते चले गए क्योंकि प्रिंस रामेंद्र को कुछ भी याद नहीं था। 10 साल बाद जब उनकी चेतना लौटी, उनकी स्मृतियां लौटी, तब तक उनकी नागा दीक्षा हो चुकी। उसके बाद वो भवाल स्टेट लौटे और 41 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ये केस उन्होंने अपने नाम किया, केस जीत लिया। लेकिन इसके बाद वो अनहोनी हुई जिसने सबको चौंका दिया। कोर्ट केस जीतने के बाद प्रिंस रामेंद्र की तब हार्ट अटैक से मौत हो गई जब वो मंदिर में दर्शन करने गए थे। इस हादसे ने सबको चौंका दिया। इस घटना को लेकर नागा दीक्षा से पहले खुद के पिंडदान से जोड़कर देखते थे। नागा साधुओं के रहस्य से जुड़ी ऐसी कई और गाथाएं हैं। महाकुंभ नागा सीरीज में हम उसे आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश का मूड मीटर में अब वक्त है हमारी अगली स्टोरी का, आपको ये बताने का कि क्या बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो गया है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो गया है? इस सवाल का जवाब नए साल के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। और खबर ये सामने आई है कि जल्द ही 50% संगठन का चुनाव पूरा होने वाला है। बीजेपी में अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध ही होता आया है, यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति नामांकन करता है और बिना वोटिंग अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इस बार भी यही परंपरा रहने की उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार वो कौन सा चेहरा है जिसे लेकर बीजेपी का आलाकमान मन बना चुका है। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नया साल नया समर। भाजपा सुशासन की गारंटी है। नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। कौन होगा बीजेपी का नया सारथी? मोदी ने आपको कहा था
कि जो गारंटी मैं दूंगा उसे तेजी से पूरा किया जाएगा। भरोसा बीजेपी पर है। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई जवाब तैर रहे हैं। चाय की दुकानों पर होने वाली चर्चाएं हों या फिर सोशल मीडिया का कमेंट सेक्शन, बड़ी आसानी से इस बात के लिए कई नाम सामने रखे जा रहे हैं। तमाम चेहरों की ताकत और कमजोरी भी गिनाई जा रही है, लेकिन जो कोई भी राजनीति का कहरा पढ़ समझ सकता है और जिसने भी बीजेपी का इतिहास देखा जाना है, वो यही कहेगा कि भगवा पार्टी में चेहरे यूं ही नहीं तय होते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसे 5 फैक्टर मिलकर तय करते हैं, और वो फैक्टर हैं मुद्दे, हालात, टारगेट और मोदी संघ की सोच। आज बारी बारी से इन 5 फैक्टर्स को समझेंगे और जानेंगे कि किस पैमाने पर कौन सा चेहरा खरा उतरता है और कौन सा फैक्टर किस चेहरे के लिए फांस बन सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज आपको वो पक्की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिसके आधार पर साफ हो जाएगी बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की जरूरत क्यों आन पड़ी। जेपी नड्डा फरवरी 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उनका 3 साल का कार्यकाल 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड ने एक्सटेंशन दे दिया। बीजेपी का संविधान कहता है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 3-3 साल के लिए 2 बार हो सकता है, लेकिन नड्डा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बन जाने के बाद इस कुर्सी पर किसी और को ही बिठाए जाने के कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं। वैसे तो किसी व्यक्ति के सरकार और पार्टी संगठन में साथ बने रहने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा रही है। ऐसे में यहाँ एक और सवाल उभर रहा है कि सरकार से अलग होकर पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा दोबारा क्यों नहीं अध्यक्ष चुने जा सकते। इसमें रोड़ा कहां है, क्योंकि नड्डा को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का विश्वास हासिल है। ये चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। जेपी नड्डा को फिर से कमान मिल सकती है क्या? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हालात और हिस्ट्री दोनों को देखना होगा। साल 2020 में जब जेपी नड्डा अध्यक्ष बने थे तो उस वक्त बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में थी। पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव में अकेले 303 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी थी। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन नड्डा के अध्यक्ष रहते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर बीजेपी बहुमत नहीं पा सकी। बीजेपी की करीब 62 सीटें घट गईं और आज नायडू और नीतीश के सहारे केंद्र में एनडीए की सरकार है। हालांकि जेपी नड्डा के अध्यक्ष रहते राज्यों में बीजेपी की चुनावी कामयाबी का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। जेपी नड्डा के कार्यकाल में अभी तक बीजेपी 32 चुनाव लड़ चुकी है और 20 बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। इस हिसाब से जेपी नड्डा का स्ट्राइक रेट करीब 62.5% का बैठता है। साल 2024 में लोकसभा के साथ 8 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी कामयाब हुई और सत्ता में आई। नड्डा के नेतृत्व में चुनावी कामयाबी के इस रिकॉर्ड को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब बात जेपी नड्डा को फिर से अध्यक्ष चुनने की आती है तो यहाँ मुद्दा सिर्फ चुनावी सफलता का परसेंटेज नहीं है, बल्कि कुछ और भी मायने रखता है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
बीजेपी की वैचारिक शक्ति का आधार। लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान काफी चर्चाओं में रहा। नड्डा ने एक इंटरव्यू में संघ को लेकर कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा के इस बयान पर काफी हंगामा मचा। इसी बयान के बाद ये आशंकाएं उभरी कि शायद नड्डा को फिर से अध्यक्ष बनाने के आड़े संघ आ जाए। बीजेपी में जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उसकी चर्चा संघ से एक बार जरूर करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होगा उस पर संघ और बीजेपी के आला कमान की आम सहमति जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे बड़ा नाम है मनोहर लाल खट्टर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके खट्टर के पास केंद्र सरकार में भारी भरकम मंत्रालय है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जो भी फैक्टर मायने रखते हैं, उनमें से ज्यादातर फैक्टर में खट्टर फिट बैठते हैं। खट्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं, इसलिए संघ को भी आपत्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने दोस्त हैं। खट्टर के पास संगठन और सरकार दोनों को चलाने का लंबा अनुभव है। अब तक खट्टर का राजनीतिक करियर बेदाग भी रहा है। उनके सीएम रहते हुए भ्रष्टाचार का कोई आरोप हरियाणा सरकार पर नहीं लगा, बल्कि पर्ची और खर्ची सिस्टम के खिलाफ एक्शन लेकर उन्होंने एक मजबूत प्रशासक की छवि पेश की। श्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में दूसरा नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। सूत्रों की माने तो शिवराज सिंह चौहान को संघ का आशीर्वाद मिला है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आलाकमान के ऑर्डर पर उन्होंने जैसे बिना किसी विरोध के राज्य से केंद्र की ओर रुख कर लिया। मैं शिवराज सिंह चौहान, उससे शिवराज सिंह की छवि संगठन के एक अनुशासित सिपाही के तौर पर मजबूत हुई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। शिवराज सिंह चौहान को पार्टी अध्यक्ष बनाने की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वो जातिगत गणित पर फिट बैठते हैं। पिछड़ी जाति से आने वाले शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सहमत हो सकता है। 65 साल के शिवराज सिंह चौहान के पास 3 दशक से लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है। 18 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे, 6 बार के सांसद हैं। 13 साल की उम्र में संघ से जुड़ने वाले शिवराज बीजेपी संगठन के भीतर युवा मोर्चे से लेकर राष्ट्रीय लेवल पर अलग अलग पद पर रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में तीसरा नाम है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का। 55 साल के भूपेंद्र यादव की संगठन शक्ति का लोहा अमित शाह भी मानते हैं, क्योंकि शाह की चुनाव मैनेजमेंट की कोर टीम का वो हिस्सा रहे। माना जा रहा है कि ओबीसी वोटरों को साधने के हिसाब से भी भूपेंद्र यादव का नाम आगे दिख रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रबंधन का एक्सपर्ट माना जाता है। 2013 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 में झारखंड चुनाव, 2017 में हुए गुजरात और उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव, कमल खिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव में भी भूपेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। राज्यों में बीजेपी के लिए उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर चाणक्य की भूमिका निभाई। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया था और पार्टी रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ सत्ता में वापस आई। देवेंद्र फडणवीस फिर सीएम बने। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इस बार बीजेपी उम्र का खास ख्याल रखने वाली है। ऐसे में पार्टी की ओर से अध्यक्ष की रेस में 55 साल के भूपेंद्र यादव आगे दिख रहे हैं। तो इसी रेस में एक और नाम ओडिशा से आने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी लिया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संगठन के मजे हुए खिलाड़ी।
हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी ने इन्हें चुनाव प्रभारी बनाया था और राज्य में लगातार तीसरी बार कमल खिलाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। हरियाणा में बीजेपी की जबरदस्त जीत की कहानी धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी मेहनत से लिखी। चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने हरियाणा को ही अपना दूसरा घर बना लिया था और ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के 3 कोनों रोहतक, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में कैंप ऑफिस खोलकर लगातार वो एक्टिव रहे। प्रधान ने राज्य की छोटी बड़ी हर घटना से केंद्रीय नेतृत्व को लूप में रखा और समस्या का तुरंत समाधान भी निकाला। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बीजेपी की चुनाव मैनेजमेंट टीम ने हरियाणा में रूठे नेताओं को मनाने में पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद एक समय ऐसा आया जबकि बीजेपी के बागी उम्मीदवार पार्टी का सारा खेल बिगाड़ देंगे ऐसा लगा, लेकिन प्रधान ने सब कुछ मैनेज किया। हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। एक चर्चा यह भी है कि अध्यक्ष के मामले में बीजेपी आलाकमान इस बार वो फैसला कर सकता है जो पार्टी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वो है किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लेने वाले पीएम मोदी अगर किसी महिला को संगठन की कमान देने की ठानते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी दिख सकती हैं। निर्मला को पीएम मोदी और संघ दोनों का आशीर्वाद हासिल। महिला वोट बैंक के साथ साथ दक्षिण भारत के वोटरों को भी साधने के हिसाब से ये बीजेपी का गेम चेंजर दांव साबित हो सकता है। दक्षिण से निर्मला के अलावा प्रहलाद जोशी का नाम भी इस रेस में शामिल बताया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति, ओबीसी वर्ग से पीएम और लोकसभा स्पीकर के बाद सवर्ण वोट साधने के हिसाब से ब्राह्मण समाज से आने वाले प्रहलाद जोशी के नाम की चर्चाएं भी जारी है। तो अध्यक्ष की इस रेस में यूपी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले सुनील बंसल का नाम भी तेजी से आगे आ रहा है। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले सुनील बंसल की बेहतरीन संगठनकर्ता के तौर पर पहचान यूपी में ही मिली। 2014 में यूपी के सहप्रभारी बनाए जाने के बाद से सुनील बंसल लगातार चर्चा में रहे हैं। उस समय अमित शाह यूपी के प्रभारी बनाए गए थे। शाह और बंसल की जोड़ी ने बीजेपी को यूपी में 80 में से 71 सीटों पर जीत दिलाई थी। बंसल यूपी चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में भी बीजेपी की जीत के सूत्रधार रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद सुनील बंसल को ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था। ओडिशा की 21 में से 20 लोकसभा सीट और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने वाले बंसल की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। तेलंगाना में भी सुनील बंसल ने रणनीति बनाई और लोकसभा की 17 में से 8 सीटों पर बीजेपी जीती। बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े का नाम भी शामिल है। हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान वो एक्टिव रहे। इससे पहले बिहार में उन्होंने पार्टी को ऐसे वक्त में संभाला था जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए थे। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को जोड़े रखकर उन्होंने एनडीए के कुनबे को मजबूत किया और मौजूदा दौर में भी बीजेपी के सामने एनडीए को एकजुट रख के केंद्र सरकार को मजबूत रखने की है। ऐसे में तावड़े का करीब 2 दशक का संगठन का अनुभव काम आ सकता है। इसके साथ ही उनके पक्ष में जातीय फैक्टर भी दिख रहा है। पिछड़े समाज से आने वाले विनोद तावड़े संघ और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी हर बार सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं, तो इंतजार कीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी पीएम मोदी की तरफ से आया नाम चौंकाने वाला हो सकता है। अमित कुमार और रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।